हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास के विषय रसायन विज्ञान की पहली यूनिट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रासायनिक संयोग के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। रसायन विज्ञान में बहुत सी रिएक्शंस होती रहती हैं जिनके लिए केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक संयोग के कुछ नियम हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? पहला नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि द्रव्य की भौतिक एवं रासायनिक अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो लैंडोल्ट ने इस नियम के संबंध में एक अपना प्रयोग प्रस्तुत किया जो इस नियम की पुष्टि करता है। उन्होंने क्या किया, एक एच आकार की नली ली और एच आकार की नली लेकर उसकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा में AgNO3 का विलयन ले लिया उन्होंने, यहाँ AgNO3 का विलयन ले लिया और यहाँ तक उन्होंने Ki का विलयन ले लिया। फिर उन्होंने इस H आकार की नली को हिलाया और हिला करके जब उन्होंने देखा तो AgNO3 और Ki एक दूसरे में मिल गए और मिलने के बाद उनमें रिएक्शन हुई। रिएक्शन के फलस्वरूप AgNO3 Ki से रिएक्ट करके KNO3 उसने बनाया और Agi सिल्वर आयोडाइड बना लिया। तो उन्होंने देखा कि इस नली का रिएक्शन से पूर्व और रिएक्शन के बाद जो भार है वह स्थिर रहता है और इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने समझा। इसके बाद में आते हैं स्थिर अनुपात के नियम पर। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है? कोई भी रासायनिक यौगिक चाहे जिस विधि से क्यों ना प्राप्त किया जाए, उसमें उसके तत्वों का द्रव्यमान अनुसार तात्विक संगठन सदैव स्थिर रहता है या सदैव निश्चित रहता है। या हम कह सकते हैं बहुत सिंपल सी भाषा में कि किसी रासायनिक यौगिक का द्रव्यमान अनुसार तात्विक संगठन सदैव निश्चित रहता है। इसे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। चाहे रासायनिक यौगिक किसी भी विधि से क्यों ना तैयार किया जाए, प्राप्त किया जाए। जैसे जल को चाहे सागर से प्राप्त करिए, चाहे नदी से प्राप्त करिए, चाहे नल से प्राप्त करिए, चाहे नहर से प्राप्त करिए, जो शुद्ध जल है उसमें जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुसार जो अनुपात है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व का, वह
1:8 होगा। तो द्रव्यमान अनुसार 1:8 अनुपात जो है जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व का होता है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड 4 विधियों से प्राप्त की जाती है, और वो कौन कौन सी विधियां हैं उनको समझ लीजिए। विधि है जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, इसको गर्म करके, ये पहली हेडिंग होगी जिसमें CaO और CO2 बनता है। इसी तरह से कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 का होल ट्वाइस, इसको गर्म करके भी बन जाता है CO2। इसके बाद में कार्बन का ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकरण करने पर भी CO2 बन जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन कराने पर भी बन जाता है CO2। तो इस तरह से CO2 इससे भी प्राप्त हो गया, इस रिएक्शन से भी प्राप्त हो गया, इस रिएक्शन से भी प्राप्त हो गया और इससे भी प्राप्त हो गया। चारों तरह से प्राप्त CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 12:32 है, यानी कि 3:8। तो 12:32 अर्थात 3:8 का जो अनुपात है वो भारानुसार अनुपात है, और जो सदैव ही निश्चित रहता है। इसके बाद में गुणित अनुपात का नियम क्या है तीसरा, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में संयोग करके दो अथवा दो से अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की जिन भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। जैसे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन व 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्रमशः H2O व H2O2 दो यौगिक बनाती है। तो एक तत्व की निश्चित मात्रा यानी हाइड्रोजन की यहाँ निश्चित मात्रा है दोनों में 2-2 ग्राम, 2 ग्राम हाइड्रोजन इसमें भी है, 2 ग्राम हाइड्रोजन इसमें भी है। ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राओं यानी 16 ग्राम और 32 ग्राम से संयोग करके दो यौगिक बना रही हैं। तो जो निश्चित मात्रा हाइड्रोजन की है, जिन भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ ऑक्सीजन की जिन भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग कर रही है यानी 16 ग्राम और 32 ग्राम, तो इनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है, अर्थात 16:32,
जो ऑक्सीजन की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं दोनों में, उनमें एक सरल गुणित अनुपात होगा, यानी इनका जो सरल अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:2, जो कि एक सरल गुणित अनुपात है। तो इस तरह से गुणित अनुपात कंप्लीट होता है, गुणित अनुपात नियम कंप्लीट होता है। इसके बाद में चौथा है तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन अथवा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व A व B के भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व की समान मात्रा के साथ संयोग करती हैं तो उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसे हम तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। यानी जब दो तत्व A व B किसी तीसरे तत्व C के साथ संयोग करते हैं तो A व B की जो भिन्न भिन्न मात्राएं तीसरे तत्व C की समान मात्रा या निश्चित मात्रा के साथ संयोग करती हैं, उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसे हम तुल्य अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। इसके बाद में पांचवा है गैसीय आयतन संबंधी नियम या गैलू-सॉक का नियम, लॉ ऑफ gaseous volumes are गैलू-सॉक्स लॉ। इस नियम के अनुसार जब दो अथवा दो से अधिक गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके आपस में क्रिया करने वाले आयतनों में एक सरल अनुपात होता है। जैसे N2+3H2 एरो 2NH3, यहाँ पर एक आयतन नाइट्रोजन, 3 आयतन हाइड्रोजन के साथ संयोग करके 2 आयतन अमोनिया बनाती है, तो इनके आयतनों में एक सरल अनुपात होता है, यानी 1:3:2 का जो अनुपात होगा वो एक सरल अनुपात होगा और इसे हम गैसीय आयतन संबंधी नियम या गैलू-सॉक का नियम कहते हैं। तो इस तरह से रासायनिक संयोग के विभिन्न प्रकार के नियम इस ऑनलाइन क्लास में समझे। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपको समझ में आए होंगे और इस क्लास में बस इतना ही, और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।